जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ऑटम 22 में इस चैप्टर में से आपके 8 to 9 मार्क्स अटेम्प्ट हुए थे। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, अगर वो हमें समझ आ गई तो फिर आगे हमारे लिए जो इनके ऊपर जो कैलकुलेशंस हैं, जो हम बाकी हेड्स में भी कैलकुलेशंस करते आ रहे हैं, जो हमने इनकम कैलकुलेट करनी होती है, वो हमारे लिए करना आसान हो जाता है। जैसे कि आपको नाम बता रहा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, गेन मीन गेन। अगर हम किसी चीज को बेचते हैं, सेल करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो डिस्पोज करने पर अगर हमें या तो हमें गेन आएगा या हमें लॉस आएगा या हमें कुछ भी नहीं आएगा। उसमें उसकी वो कुछ कब किस केस में नहीं होता, जब आपकी सेल प्राइस एंड कॉस्ट इक्वल होती है, तब आपके पास ना गेन आ रहा होता है ना लॉस आ रहा होता है। तो या तो हमारे पास जब भी हम कोई चीज बेचेंगे तो हमारे पास या तो गेन आएगा या लॉस आएगा। अब हम इस गेन को कैपिटल गेन क्यों कह रहे हैं? यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कैपिटल है। टैक्स लॉ एक टर्म डिफाइन करता है आपको अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, कि कहता है कि कैपिटल एसेट क्या होता है। वो एक टर्म यूज करता है कैपिटल एसेट, एंड फिर उसको डिफाइन करता है। उस कैपिटल एसेट टर्म के अंदर वो काफी सारे एसेट्स क्या कर देता है, इंक्लूड कर देता है। कहते हैं कि जनाब मिस्टर तैफूर की जो ये जो लैंड है, जो बिल्डिंग है, जो इसके पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, जो इसके पास शेयर्स हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर, लिस्टेड कंपनी के जो उसने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये सारे के सारे तैफूर साहब के कैपिटल एसेट्स हैं। कैपिटल एसेट्स हो गए। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जब हम कैपिटल एसेट्स को सेल करेंगे, उस पर या तो हमें गेन आएगा या लॉस आएगा। अगर कैपिटल एसेट को सेल करने पर हमें गेन आता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। अगर हमें लॉस आएगा तो उसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इस चैप्टर के अंदर, वो है कि हमने कैपिटल एसेट्स किसको कहना है। हम एक क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे सामने कोई टर्म्स लिखी हुई होंगी, क्वेश्चन आएगा, तो हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि हाँ जी ये कैपिटल एसेट्स वाले चैप्टर में से आया हुआ है, ये हमारा कैपिटल गेन का हमने यहाँ पर टैक्स पे करना है। तो इसके लिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपकी एक कैपिटल एसेट की टर्म है, वो हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि हम कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे। कब हम ये कहेंगे कि हमारा जो एसेट है ये डिस्पोज ऑफ हो गया है, ये सेल हो गया है, या क्योंकि हमने जब इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा था, अगर आप अकाउंटिंग भी देखें, अकाउंटिंग में जब एक एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि डिस्पोजल हो गई है। सिमिलरली यहां पर भी अगर एक एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है या मेरा उसके ऊपर राइट खत्म हो गया है, वो सेल भी हो सकता है, वो चोरी भी हो सकता है, वो मेरा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी जो चीजें हैं किसमें फॉल करती हैं? आपके डिस्पोजल में फॉल करती हैं। हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले चैप्टर का जिससे जो लास्ट, इससे जो हमने पहला लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस को कंक्लूड किया था, उसमें हमने डिस्पोजल को डिटेल में डिस्कस किया था। यहां पर भी डिस्पोजल के सेम मीनिंग है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो कैपिटल गेन है वाला चैप्टर है, ये आपका टैक्सेबल है अक्रूवल बेसिस पर। आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट है माशाल्लाह से, आपको पता है कि अक्रूवल बेसिस क्या होती है। मीन कि जब आपने एक ट्रांजेक्शन कर ली, मीन मेरे पास एक एसेट था, कैपिटल एसेट था, मैंने उसको सेल कर दिया, मुझे उसके बदले में पैसे अभी तक नहीं मिले क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है। अब मैंने एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी है? कैश, सॉरी, रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स वगैरह क्रेडिट। तो लॉ कहते हैं जब आपकी ऑनरशिप राइट ट्रांसफर हो जाता है तो आपने उस डेट जो आपका गेन अराइज हो रहा होगा, आपने उस पर टैक्स पे करना है। हमने डिस्पोजल भी पढ़ लिया, हमने आपका अक्रूवल बेसिस भी पढ़ ली। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल एसेट, वो हम देखते हैं जी। लॉ कहता है कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड में आपकी इमूवेबल प्लस मूवेबल। मतलब क्या हुआ? इसमें आपका लैंड भी कवर हो रहा है, इसमें आपकी बिल्डिंग भी कवर हो रही है,
इसमें आपकी कार्स भी कवर हो रही हैं, इसमें आपके घर में हो, आपकी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी घर में जो भी आप चीजें यूज करते हैं, आपके मोबाइल फोन हो गए, आपका पर्स हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, जो भी चीजें आपकी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, वो यहां पर कवर कर रहा है। उसने मतलब बहुत ही ब्रॉडर टर्म में वर्ड यूज किया है। कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय ए पर्सन, ठीक है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद ए बिजनेस। अब यहां पर कह रहा है कि ये बिजनेस पर सिर्फ अप्लाई नहीं होगा, ये हर पर्सन पर अप्लाई होगा। अगर मैं बिजनेसमैन नहीं हूं तो वो कह रहा है कि मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट है, ठीक है। अब अगर एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस है, बिजनेस के पास भी जो भी प्रॉपर्टी है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो सारी की सारी उसके मुताबिक कैपिटल एसेट है। अब हम यहां से जब आगे जाएंगे तो उसने जब एक ब्रॉडर डेफिनेशन बता दी है, वो कह रहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है एक पर्सन के पास, बेशक वो इंडिविजुअल है, बेशक वो एओपी है, बेशक वो कंपनी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है, उस पर्सन के लिए कैपिटल एसेट है। लेकिन वो आगे इस डेफिनेशन में से कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इन तीनों पॉइंट्स में जो चीजें फॉल करेंगी वो नॉट कैपिटल एसेट। उसके अलावा जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी जिस काइंड की भी, वो आपकी किस में फॉल करेंगी, आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करेंगी, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है बट डज नॉट इंक्लूड, ये आपने बड़ी अच्छी तरह से समझना है, एनी स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, आपकी इन्वेंट्री होती है। ये जहां पर स्टॉक इन ट्रेड किस चीज में होता है, ये बिजनेस में होता है, इन्वेंट्री आपकी बिजनेस में होती है। तो लॉ कह रहा है कि अगर हमने ऊपर बोला है कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड, लेकिन जो किसी बिजनेस की इन्वेंट्री होगी वो कैपिटल एसेट नहीं होगी, मतलब यह है कि वो कैपिटल गेन वाले हेड में नहीं आएगी, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड जब आप सेल करते हैं, जब आप इन्वेंट्री सेल करते हैं, वो आपकी फॉल करती है इनकम फ्रॉम बिजनेस में। आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है। तो स्टॉक एंड ट्रेड को उसने क्या किया है, कैपिटल एसेट में से निकाल दिया है। मीन क्या हुआ कि स्टॉक एंड ट्रेड की सेल पर मैंने टैक्स कहां पर देना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में देना है। हम ऑलरेडी वो सारा कुछ पढ़ के आ चुके हैं, और आप भी अकाउंटिंग में सारा कुछ आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि आपने इन्वेंट्री की सेल किस तरह से रिकॉर्ड करनी होती है। जी, कंज्यूमेबल स्टोर्स आर रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब एक होती है इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि आपकी फिनिश गुड्स की हम बात कर लेते हैं। फिर दूसरा आपके पास होते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स, मतलब ये वो वाला रॉ मटेरियल, वो वाली इन्वेंट्री होती है जो बिजनेस खुद अपने पास कंज्यूम कर रहा होता है, या अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो क्या करता है, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, और फिर उसको क्या करता है, वो सेल करता है। उसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। तो लॉ कह रहा है अगर एक रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है एक पर्सन के पास, और वो पड़ा हुआ है बिजनेस पर्पज के लिए, तो वो जो रॉ मटेरियल है, वो जो प्रॉपर्टी है उस पर्सन की, वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से निकल जाएगा। मीनिंग वो कहां पर ट्रीट होगा, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट होगा। उसकी आप वही अकाउंटिंग करेंगे जो आप ऑलरेडी अकाउंटिंग में IS2 में जो आप इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करते होते हैं। जी, फिर वो नीचे क्या कह रहा है, एनी प्रॉपर्टी with respect to which the person is entitled to a depreciation deduction under section 22 और amortization deduction under section 24। जी, अब यहां पर इसने जो बिजनेस है, यहां पर ये बात कर रहा है बिजनेस की, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, बिजनेस की होते हैं। जब हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा था, चैप्टर 8 आपका जो है आई कैप की बुक का, उसमें हमने डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो यहां पर अगर लॉ कह रहा है, अगर एक बिजनेस की बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या एक डेप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग हो गई बिजनेस की, जो भी उसके एसेट्स हैं, कंप्यूटर्स हो गए, उसके IT इक्विपमेंट्स हो गए, उसके जो प्लांट मशीनरी है, उसके जो फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं, उसके जो व्हीकल्स हैं, जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं,
वो सारे के सारे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से निकल गए हैं। उनका डिस्पोजल कहां पर होगा? उनका हम डिस्पोजल करेंगे, उनका जो गेन होगा या लॉस होगा उसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि आपने टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल या टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल किस तरह से कैलकुलेट करना होता है डेप्रिशिएबल एसेट्स पर। फिर वो आगे बात कर रहा है अमोर्टाइजेशन। सिमिलरली जो आपके इनटेंजिबल एसेट्स हमने चैप्टर 8 में पढ़े हैं कि उनके ऊपर आप क्या करते हैं? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्लेम करते हैं। वो ये भी किस में होते हैं? बिजनेस में होते हैं। तो इसलिए यहां पर लॉ आपको कह रहा है कि ऐसे एसेट्स जिन पर एक बिजनेस को डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन अलाउ है, एक्सपेंस पर वो क्लेम कर रहा है या उसको अलाउ किया गया है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, तो वो वाले सारे एसेट्स आपके बिजनेस इन कैपिटल एसेट में से निकल जाएंगे। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पर देखें टर्म यूज कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी। मीन क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है इसमें अगर एक पर्सन के पास इमूवेबल है और मूवेबल है, ठीक है, तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास होगी वो निकल जाएगी, वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। उस पर अगर वो डिस्पोज ऑफ करता है, उसको एसेट को सेल करता है मूवेबल एसेट को, तो उसके ऊपर जो गेन आएगा उस पर टैक्स पे नहीं करना। अगर इमूवेबल उसके पास है उस पर वो टैक्स पे करेगा। हम आगे जाके अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, चीजों को आपस में लिंक करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाई ए पर्सन, any movable property held for personal use by the person or any members of person's family dependent on the person। ठीक है। अब जो भी पर्सन की फैमिली में मेंबर्स हैं और जो उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो भी कोई मूवेबल एसेट यूज कर रहे हैं, उनकी ऑनरशिप में है, तो वो भी कैपिटल एसेट में फॉल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक गाड़ी है, मूवेबल एसेट है, ठीक है, अब मैं उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं, तो लॉ कह रहा है कि वो मेरा कैपिटल एसेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास अगर मेरी पर्सनल कार है, उसको अगर मैं बाहर सेल करता हूं, मैं जैसे जिस तरह आप देखें पाकिस्तान में जो हालात हैं, आप गाड़ी परचेज करते हैं 15 लाख की, साल बाद वो हो जाती है 20 लाख रुपए की, ठीक है, हालांकि आपने यूज भी की होती है पूरे साल, और उस पर आपको 5 लाख का गेन आ जाता है। तो लॉ कह रहा है क्योंकि ये उसने यहां पर कह दिया है कि ये आपका पर्सनल एसेट नहीं, सॉरी, आपका ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसलिए अगर आप किसी मूवेबल पर्सनल एसेट को सेल करते हैं और उस पर अगर आपको गेन आ जाता है, तो उस पर जो गेन आपका टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर? लेकिन यहां पर आगे वो कुछ एसेट्स के बारे में बता देता है। वो कहता है बेशक ये जो एसेट्स हैं ये वाले, तो मैं सर्कल कर रहा हूं रेड पेन से, कि ये वाले जो एसेट हैं आपके, ये जो यहां पर नाम लिखे हुए, ये बेशक पर्सनल यूज के लिए होते हैं, ये बेशक मूवेबल एसेट्स हैं, लेकिन उस लॉ ने इनका नाम लेकर कह दिया है कि ये आपके कैपिटल एसेट्स हैं। मीन अगर मेरे पास एक पेंटिंग पड़ी हुई है, ठीक है, पेंटिंग, जिस तरह पेंटिंग्स आपकी जो पेंटर्स होते हैं काफी फेमस इंटरनेशनल, जिनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिक रही होती हैं या लाखों में बिक रही होती हैं, अगर मैंने आप 10 लाख की पेंटिंग परचेज की है और मैं फिर उसको सेल कर रहा हूँ 15 लाख रुपए की, हालांकि वो मूवेबल एसेट है और मैंने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया था अपने मतलब घर में डेकोरेशन पीस लगाने के लिए, अब उसको मैं सेल कर रहा हूँ, उस पर अगर मुझे गेन आ रहा है, तो लॉ कहता है कि वो जो ये जो आपका गेन है, पेंटिंग क्योंकि कैपिटल एसेट है, इसलिए इस पर जो गेन आएगा वो कैपिटल गेन होगा और आप इस पर टैक्स पे करेंगे। फिर आपकी आगे ड्राइंग वगैरह हो गई, अदर कोई जो जो भी यहाँ पर नाम मेंशन है, आपकी ज्वेलरी हो गई, ठीक है, जितने भी यहाँ पर नाम आपके मेंशन है जो उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर बता दिए, हालांकि ये पर्सनल एसेट्स है, ये मूवेबल एसेट्स हैं, लेकिन क्योंकि नाम लेकर यहाँ पर लॉ ने आपको कह दिया है कि ये आपके एसेट्स हैं और आप इस पर टैक्स पे करेंगे, तो हम पे करेंगे। ये थी आपकी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट थी, और आपने ये अच्छी तरह से याद करनी है। काफी दफा ये पास पेपर्स में 3-4 नंबर की, 5 नंबर की उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी हुई है कि हाँ जी आए बताएं डिफाइन कैपिटल एसेट्स, तो उस केस में आपको टू द पॉइंट सारा कुछ लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, जो ये बातें लिखी हुई है, ये हम जब रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, तब हम देखेंगे। फिर जहां पर वो ये कह रहे हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्या होता है, चैप्टर 8 में हम ये चीज डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने चैप्टर 8 पढ़ा था इनकम फ्रॉम बिजनेस का, हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया था। फिर यहाँ पर वो थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट करता है कि बिजनेस एसेट्स क्या होते हैं एंड पर्सनल एसेट क्या होते हैं। सिंपल सी वर्ड में, अगर कोई बिजनेस, सॉरी कोई एसेट, अगर कोई एसेट पार्शियली भी लाइक 10% बिजनेस में यूज हो रहा है, उसको हम कहते हैं बिजनेस एसेट। अगर कोई एसेट इवन 5% भी बिजनेस में यूज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस एसेट कहते हैं। उसको हम कहते हैं पार्शियली, लॉ कह रहा है बिजनेस एसेट मींस एन एसेट हेल्ड होली और पार्शियली फॉर यूज इन बिजनेस, इंक्लूडिंग मतलब डेप्रिशिएबल एसेट्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, इन्वेंट्री भी अगर पार्शियली यूज हो रही है, या आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं अगर वो पार्शियली यूज हो रहे हैं, तो वो आप उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस एसेट्स कहेंगे। फिर नेक्स्ट आपको क्या आते हैं, पर्सनल एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, वो एसेट्स जो होली फॉर पर्सनल यूज यूज हो रहे हो, उनको हम क्या कहते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स कहते हैं। यहां पर एक हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर अंडरस्टैंड करने चाहिए। हमने पढ़ा कि जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं बिजनेस के, ठीक है, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। मतलब हम कहते हैं कि एओपी है, एबीसी पार्टनरशिप है। ठीक है, एबीसी पार्टनरशिप है, इसके पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, इसके पास एक प्लांट मशीनरी है। इसके पास एक इन्होंने अपने पास रखी ज्वेलरी लेकर परचेज की हुई है। ठीक है, साथ इन्होंने अपने पास एक और चीज रखी हुई, क्या की हुई है, इन्होंने एक लैंड परचेज किया है। फिर उन्होंने इनके पास एक मतलब कह दें हम लैपटॉप है। ठीक है, अब यहां पर बिल्डिंग, जब हमने डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने देखा था कि वहां पर हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया था बिल्डिंग का 10%। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल एसेट है। एओपी की बेशक यहां पर इसको ऑन कर रही है, ये एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक्सेप्शन को मीट कर रही है, ये डेप्रिशिएबल एसेट है, इसलिए इट इज नॉट कैपिटल एसेट। प्लांट मशीन ये भी क्या आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, तो सेम ट्रीटमेंट जो यहां पर हमारा ट्रीटमेंट था, ये हमारा कैपिटल एसेट नहीं है। ये ज्वेलरी, हालांकि ये पर्सनल एसेट है, लेकिन क्योंकि ये आपका उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, तो ये भी आपका क्या है, कैपिटल एसेट है। फिर लैंड, अब शायद इसको बिजनेस ऑन कर रही है, क्या लैंड आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, नहीं है। लैंड आपका डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, बेशक कंपनी हो, बेशक एओपी बिजनेस हो, बेशक इंडिविजुअल बिजनेस हो, या एक अदर अदर इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो लैंड इज ऑलवेज कैपिटल एसेट, कैफ लेवल तक। ठीक है, लैंड इज ऑलवेज कैपिटल एसेट, बाद में भी कैपिटल एसेट ही रहेगा। ठीक है, अब लैपटॉप आपका क्या है, ये आपका कंप्यूटर इक्विपमेंट में फॉल कर रहा है, तो ये आपका डेप्रिशिएबल एसेट हो गया। जो जो आपका डेप्रिशिएबल एसेट बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं है। तो यहां पर इन पांचों में से दो हमारे क्या है, कैपिटल एसेट्स हैं, और बाकी तीन हमारे क्या हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। ठीक है, अब हम आगे चलने से पहले थोड़ा बहुत और इस चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है, जो हमें इससे आगे समझने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए हमें समझने की जरूरत है। जब हमने कैपिटल एसेट को यहां पर क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, हमने यहां पर कैपिटल एसेट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, हमने इसको यहां पर समझ लिया, तो लॉ ने फिर आगे एक और काम किया, उसने इसको जो टैक्सेशन है, ठीक है, उसने इस पूरे चैप्टर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो कहता है कि एक आपकी कैपिटल एसेट्स कौन से होंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी।
ठीक है। फिर वो कहता है कि आपके जो बाकी कौन से होंगे, वो उसने कह दिया सिक्योरिटीज। फिर वो यहां पर क्या कहता है, अदर एसेट्स, अदर कैपिटल एसेट्स। अब यहां पर उसने क्या किया है, अभी तक हमें पता है कि सेपरेट ब्लॉक इनकम क्या होती है एंड नॉर्मल टैक्सेबल इनकम रिजीम या इनकम क्या होती है। अगर नहीं पता तो हम सीख लेंगे। उसने इसके सेपरेट रूल बता दिए हैं, सेपरेट उन्हें प्रोसीजर बता दिया कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं, लैंड सेल करते हैं, बिल्डिंग सेल करते हैं, लैंड तो आपका ऑलवेज कैपिटल एसेट है, और जब भी आप लैंड सेल करेंगे उस पर आपको कैपिटल गेन आएगा, और उसको आप इस हेड, जो भी हम हेड डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर का फ्रॉम कैपिटल गेन, इस हेड में आप क्या करेंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे। तो लॉ हमें बताता है, हम अभी सीखेंगे पढ़ेंगे कि हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल जब हम करेंगे टैक्स के लिए, जब हम गेन कैलकुलेट करेंगे, तो हमने कब और कितना टैक्स देना है, इसके लिए सेपरेट रूल्स हैं। उन्होंने सेपरेट टैक्स रेट दे दी हमें। जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, वहां पर हमने इंडिविजुअल्स और एओपी के रेट्स पढ़े थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होना है, यहां पर है कि हमने, उन्होंने कह दिया है कि बेशक इंडिविजुअल है या एओपी है, अगर उसके पास इमूवेबल कैपिटल एसेट है तो उसके ऊपर जो टैक्स पे करेगा वो इन रूल्स के अकॉर्डिंगली पे करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास उसने दे दिया सिक्योरिटीज, उसने दी है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन। उस डेफिनेशन में उसने काफी सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं, लेकिन उन सब की डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, कैफ 2 के सिलेबस में नहीं है। सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी पर्सन ने लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज किए हुए, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए, तो लॉ कहता है कि वो क्या है, आपकी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, जो हमारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, क्या वो हमारी एक्सेप्शन में थी? हमारी एक्सेप्शन 3 थी, इन्वेंट्री, डेप्रिशिएबल एसेट्स एंड पर्सनल एसेट्स, जो हमने पर्सनल यूज के लिए लिए हुए होते हैं, वो हमारे क्या है, उसमें से एसेट की डेफिनेशन में से निकले हैं। अब जो हमने शेयर परचेज किए होते हैं, मैंने परचेज किए हैं, आपने परचेज किए हैं, किसी कंपनी ने परचेज किए हैं या किसी एओपी ने परचेज किए हैं, तो वो पर्सनल यूज के लिए तो नहीं होते, वो गेन के लिए होते हैं, ठीक है। तो लॉ ने सिक्योरिटीज को कैपिटल एसेट में डिफाइन ऑलरेडी इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। तो जो हमारी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं वो किस में फॉल करते हैं, वो हमारे कैपिटल एसेट के डिफिनेशन में फॉल करते हैं। सिमिलरली सिक्योरिटीज के भी सेपरेट रूल्स हैं ऑफ टैक्सेशन, इनके अपने क्या है, सेपरेट टैक्स रेट्स हैं। जब हम इस एरिया को डिस्कस कर रहे होंगे तब हम इसमें सारी चीजें कवर करेंगे। इसके अलावा जो बाकी आपके पास कौन से बच जाते हैं, इसके अलावा आपका जो एसेट्स बच जाते हैं, वो बच जाते हैं शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, आपके ज्वेलरी वगैरह हो गई, जो हमने अभी पढ़ा था पर्सनल एसेट्स, जो उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लेकर कह दिए हैं कि ये आपके कैपिटल एसेट्स हैं। आपकी पेंटिंग हो गई, ये जो सारे एसेट्स हैं ये सारे आपके फॉल करते हैं अदर एसेट्स में। और लॉ कहता है कि इनकी आपकी सेम इनकम गेन आपने कैलकुलेट करना है, गेन इन एसेट्स का, अदर एसेट्स का। हम पहले पढ़ते हैं अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, अदर कैपिटल एसेट्स। इसमें लॉ लॉ कहता है कि जब भी आपने अदर कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, आपने गेन किस तरह से कैलकुलेट करना है। गेन कैलकुलेट करने का सेम फार्मूला है, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस, सेल प्रोसीड, जो जितने का आपने बेचा है, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट आपको पता है कि हर चीज की होती है, जितने की आप परचेज करते हैं, जितना आप उसके ऊपर खर्चा करते हैं, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट, हम जो भी कॉस्ट है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इनका फॉर्म बिजनेस में, किसी भी एसेट की कॉस्ट आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जो सबसे पहले आपने उसकी परचेज प्राइस पे की होगी वो आपकी क्या है? एक तो आपकी कॉस्ट का पार्ट वो बनेगी, और उस एसेट को वहां से लेकर अपने पास लाने के लिए जो भी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी होगी वो आपकी क्या है? वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। जितनी भी उस एसेट के रिलेटेड आपने कॉस्ट इनकर की होगी वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। तो लॉ कहता है कि इस तरह आपने क्या करना है, गेन कैलकुलेट। मैं कहता हूँ 100 रुपए की मैंने सेल की है, 80 की मैंने परचेज की थी, ये मेरा 20 रुपए आ गया गेन। इसके ऊपर आपको जो है गेन जो आपका है सेम उसी तरह से टैक्स होगा जिस तरह से आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्स कर रहे थे, जिस तरह से आप इनकम फ्रॉम कैपिट प्रॉपर्टी को टैक्स कर रहे थे। मतलब क्या हुआ, जब आप अदर एसेट्स की वर्किंग कर रहे होंगे, अगर आपके क्वेश्चन में अदर एसेट का टैक्स डाटा गिवन होगा तो आपका बड़ा न्यूमेरिकल होगा। आपने क्या करना है, आपने इस इनकम को भी क्या करना है, बाकी इनकम जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी है यहाँ पर 1000 रुपए, इनकम फ्रॉम आपकी प्रॉपर्टी है 500 रुपए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपकी है वो आपकी है 200 रुपए, और आपका जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अदर एसेट्स है, कैपिटल गेन अदर एसेट वो आपका है 20 रुपए। इस तरह आप क्या करेंगे, टोटल इनकम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है अदर एसेट्स पर, वो आपका नॉर्मल टैक्सेबल इनकम का आपके नॉर्मल हेड ऑफ इनकम के साथ आप ऐड करके टोटल कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स की वैल्यू के टैक्स पेबल या टैक्स आपको जो रिफंड जितना बन रहा हो, जो आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो करने के बाद आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो आपका इनकम फ्रॉम जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लस जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, इनके ऊपर जो आपका जो गेन आता है उसको हम यहां पर ऐड नहीं करते, वो हमारी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनते। हम इन पर जो सेपरेट रूल्स हैं, जो सेपरेट टैक्स रेट हैं, सेपरेट जो टैक्स रेट है हमारे, उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उस पर हम क्या करते हैं, टैक्स पेबल कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम हमने जो सिक्योरिटीज हैं, जो हमारे सिक्योरिटी पे हमारी जो सेल्स हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। दोनों पर सेपरेट वीडियो बनेगी, हम उसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, तब हमें क्लियर होगा कि उस हेड को हमने किस तरह से लेकर चलना है। अभी हम जो लेकर चल रहे हैं वो आपके अदर एसेट्स। आपको पता है कि अब अगर हमने एक एसेट परचेज किया है, उसको हम सेल कर रहे हैं, उस पर हमें गेन या लॉस दोनों आ सकते हैं। गेन का ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ लिया है। अब अदर एसेट्स पर अगर हमें लॉस आता है, लॉस ऑन अदर एसेट्स, ठीक है, हमने क्या देखा था कि अदर एसेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है पर्सनल एसेट्स। कौन से पर्सनल एसेट्स, जो भी हमने जिनकी उन्होंने लिस्ट दी हुई है, जैसे कि आपकी ज्वेलरी हो गई, आपकी जो इसके अलावा आपकी जो पेंटिंग वगैरह हो गई, आपकी किसमें फॉल करती हैं, पर्सनल एसेट्स में फॉल करती हैं। सेकंड जो आपके पास जहां पर जो है वो आपके हैं शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, ये आपके क्या है, अदर एसेट में फॉल करते हैं। अब इस पर अगर लॉस आ जाता है, और इस पर अगर लॉस आ जाता है, अगर लॉस आ गया तो लॉ कहता है नो एडजस्टमेंट। मतलब ये हुआ कि आप इस लॉस को, पर्सनल एसेट पर जो आपको लॉस आ रहा है, इसको आप किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। गेन आया तो टैक्स देना है, लॉस आया तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई आपको एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी इस लॉस की किसी इनकम के अगेंस्ट। मतलब ये लॉस आपका सारे का सारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जो आपका अदर एसेट्स में आपकी जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, तो लॉ कहता है कि इस लॉस को, मिसाल के तौर पर आपने एक कंपनी ए में शेयर परचेज किए हुए थे,
आपने कंपनी बी में शेयर परचेज किए हुए थे, आपने कंपनी सी में शेयर परचेज किया। अभी तीनों क्या है? प्राइवेट कंपनियां हैं। इसमें आपको आ गया 50 रुपए का गेन, इसमें आपको आ गया 20 रुपए का लॉस, इसमें आपको आ गया 50 रुपए का लॉस। ठीक है, और आपके पास यहां पर ज्वेलरी भी थी, उस पर आपको गेन आया हुआ था 100 रुपए का। अब आपने अदर एसेट, क्योंकि जब भी हम गेन कैलकुलेट करते हैं हम नेट गेन कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम नेट गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम जो हमारा जो हमारे पर्सनल एसेट्स हैं इन पर जो हमें लॉस आएगा उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पर जो हमें लॉस आएगा उसको हम पर्सनल एसेट्स के गेन के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है यहां पर? नेट गेन ऑन अदर एसेट्स। किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 50 का गेन मेरा किस पर है? शेयर्स ए पर। मेरा 100 रुपए का गेन किस पर है? ज्वेलरी पर। मुझे 100 मेरे 20 रुपए का लॉस किस पर है? कंपनी बी के शेयर्स पर। एंड मुझे 50 का लॉस है कंपनी सी के शेयर्स पर। अब मेरा जो नेट गेन है वो नेट गेन है 80 रुपए का। ठीक है, अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मैं कहता हूं मेरे ज्वेलरी पे मुझे लॉस आ गया 50 रुपए का। कंपनी ए के मेरे पास शेयर्स थे, मुझे गेन आ गया 60 रुपए का। कंपनी बी के मेरे पास शेयर्स थे, मुझे गेन आ गया 100 रुपए का। कंपनी सी पर मुझे लॉस आ गया यहां पर 30 रुपए का। मुझे यहां पर क्या आ गया? लॉस आ गया। अब मैंने यहां पर क्या करना है? नेट गेन कैलकुलेट करना है। अब मुझे पर्सनल एसेट्स पर लॉस आया है। जब लॉस आ गया तो मैंने कोई इसका बेनिफिट नहीं लेना, इसको मैंने इग्नोर कर देना है, वेस्ट हो गया है। अब मैंने जब नेट गेन कैलकुलेट करना है तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? शेयर्स के गेन, मतलब प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स पर अगर गेन या लॉस आपस में मैं नेट ऑफ कर सकता हूं। मेरा यहां पर जो नेट गेन बनेगा वो बनेगा 100 प्लस 60 माइनस 30, इसको हम कह देते हैं 130। मेरे पास क्या है? नेट गेन है। अब हम यहां पर एक इसको और एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल 3, मेरे पास 3 कंपनी के शेयर्स थे, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए पर मुझे गेन आया 100 रुपए का, कंपनी बी पर मुझे लॉस आया 80 रुपए का, कंपनी सी पर मुझे लॉस आया 40 रुपए का। जब मैं यहां पर नेट करूंगा इनको आपस में, मुझे यहां पर जो नेट लॉस कितना आ रहा है? 20 रुपए का नेट लॉस आ रहा है। अब यहां पर माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर सारे आपस में गेन लॉस नेट करने के बाद मुझे नेट गेन आ रहा है, उस पर मैं क्या कर रहा हूं? टैक्स पे करूंगा। अगर मुझे सारे गेन लॉस आपस में नेट करने के बाद मुझे नेट लॉस आता है तो तब हमने क्या करना है? तब लॉ कहता है जो अदर एसिड्स का आपका जो नेट लॉस है जो आप इस साल एडजस्ट नहीं कर सके, इसको आप किसी और हेड के इनकम के अगेंस्ट इस साल एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि जितने आपस में एडजस्ट हो सकता है आपस में एडजस्ट कर लो लॉस को गेन के साथ। मतलब कंपनी ए के शेयर्स के लॉस को कंपनी बी के शेयर्स के गेन के साथ आप आपस में एडजस्ट कर लो। इसके बाद भी अगर आपका कोई लॉस बच जाता है अदर एसेट्स पर, वो आपका हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। आपको पता है कि अकाउंटिंग में आप पढ़ चुके हैं कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। मीन ये नेक्स्ट ईयर क्या चला जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जब नेक्स्ट ईयर आप दोबारा गेन वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे अगले साल इनकम कैलकुलेट करते हुए, जो अब हम आते हैं ईयर 2 में, ये आपका है ईयर 1। ठीक है, अब ईयर 1 में आप $20 ₹20 का आपको क्या आया हुआ है? नेट लॉस आया हुआ है अदर एसेट्स के ऊपर। जब आप ईयर 2 में आते हैं, आपने शेयर परचेज किए हुए थे कंपनी सी के, कंपनी डी के एंड कंपनी ई के। अब यहां पर सी पर आपको गेन आ गया कितने का? 100 रुपए का। डी पर आपको गेन आया 50 रुपए का। एंड यहां पर आपको लॉस आ गया 100 रुपए का। जब आप यहां पर नेट गेन कैलकुलेट करेंगे ईयर 2 का, नेट गेन कैलकुलेट करेंगे तो तब आप क्या करेंगे? 100 प्लस 50 माइनस 100, जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड यहां पर लॉस आ रहा है जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, वो भी आप अगले साल क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका यहां पर जो नेट गेन बनेगा वो 30 रुपए बने। अब यहां पर क्या कितना गेन बना है? ये आपका नेट गेन बना है।
हम इस लॉस की एडजस्टमेंट को, आपका चैप्टर आगे एक है स्पेसिफिकली जहां पर लॉसेस को ट्रीट करता है, आपको लॉसेस का ट्रीटमेंट बताता है, हम वहां पर सारा कुछ डिटेल में डिस्कस दोबारा करेंगे। जी अभी इसको हम, क्योंकि हम अदर डिस्कस कर रहे थे, हम गेन डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका लॉस भी डिस्कस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ईयर 2 में जाके, थोड़ा एग्जाम्पल को थोड़ा सा मतलब चीजों को और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कहता हूँ कि ईयर 2 में जाके मेरा सी पर गेन आया 50 का, मेरा डी पर लॉस आया 50 का, सॉरी डी पर लॉस आया 50 का, एंड डी पर मुझे कितना आया, लॉस आया 100 रुपए का। मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक पेंटिंग थी, पेंटिंग में मुझे गेन आया था 100 रुपए का। अब यहां पर मैं 100 रुपए लूंगा, इसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता हूं अपने सारे लॉसेस को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि पर्सनल एसेट्स का गेन उसके अगेंस्ट जो अदर बाकी प्राइवेट कंपनी के शेयर का जो लॉस है हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल एसेट वाला लॉस है उसकी कोई हमें एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। तो ये हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट था इस लेक्चर का, इसमें हमने कैपिटल एसेट को अंडरस्टैंड किया है, उसको हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशन को हमने मतलब किस तरह हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम हमें उसमें कौन कौन सी चीज इसमें इंक्लूडेड है। फिर हमने इसमें डिस्कस किया कि हमारे कैपिटल एसेट्स को कितनी मतलब कैटेगरीज में इस चैप्टर को डिवाइड करता है, और हर कैटेगरी की टैक्सेशन किस तरह से होगी। हमने आज की इस लेक्चर में जो हमारे अदर एसेट्स हैं, जिसको हमने पर्सनल एसेट्स जो हमारे हैं, या जो हमारे हैं प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं, उन पर हमने किस तरह से टेक गेन कैलकुलेट करना है, उन पर अगर हमें लॉस आ जाता है उसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है, एंड हमें अगर लॉस एडजस्ट नहीं होता, ठीक है, हमने किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करना है, और नेक्स्ट ईयर जाकर हमने किस तरह से उसको एडजस्ट करना है। अब हम इसके ऊपर इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियोस और बनाएंगे। एक वीडियो के अंदर हम हम डिस्कस करेंगे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, एंड उससे नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे आपकी सिक्योरिटीज को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।